दोस्तों इस वीडियो में हम लोग महादेवी वर्मा की फेमस कहानी भक्तन को डिस्कस करेंगे। हिंदी लिटरेचर में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है ये। हम लोग दो पार्ट्स में इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों भक्तन महादेवी वर्मा की लिखी एक बहुत फेमस कहानी है जिसमें उन्होंने भक्तन नामक एक औरत की बात की है जिसका असली नाम था लक्ष्मण। वो कद में छोटी थी, शरीर में दुबली थी, साधारण सी दिखने वाली औरत थी। जब वो पहली बार महादेवी वर्मा के पास में आई तब से लेकर अब तक बहुत लंबा समय बीत चुका है। उसे ठीक ठाक समय का अंदाजा नहीं है। अगर कोई उससे पूछे लक्ष्मण से कि कब से वो महादेवी जी के साथ में है तो वो भोलेपन से कह देती 50 बरस से। 50 सालों से। इस हिसाब से उसकी उम्र करीब 100 साल के ऊपर की होगी क्योंकि वो खुद भी 50 की तो दिखती है। महादेवी जी की उम्र करीब 150 साल तक पहुंच जाती है। और भक्तन को इस गलतफहमी की कोई परवाह नहीं है। असल में उसके लिए ये मायने रखता है कि उसने अपना जीवन महादेवी जी की सेवा में बहुत टाइम तक बिताया है। महादेवी जी बताती है कि भक्तन का नाम पहले लक्ष्मी था। भले ही लक्ष्मी था, लक्ष्मी का मतलब होता है धन की देवी, लेकिन उसके जीवन में वैसी सुख और समृद्धि कभी नहीं रही। जैसे उसका खुद का नाम महादेवी था तो महादेवी का मतलब नाम की विशालता एक तरीके से ढूंढनी पड़ती है। कई लोग होते हैं जिंदगी में कि उनके कर्म मेल नहीं खाते। इसलिए पहली बार जब वो काम मांगने आई थी महादेवी जी के पास में तब उसने एक शर्त रखी थी कि मेरा असली नाम कभी किसी को मत बताना। तब से लेकर ये नाम प्राइवेट है। महादेवी जी ने उसके गले में पहनी कंठी माला देखकर उसका नामकरण किया भक्तन। और तब से लेकर वो बहुत खुश हुई इस नाम को पाकर। एक नई पहचान मिल गई उसको। जो भी जानता है उसे भक्तन के नाम से जानता है। उसका जन्म हुआ था एक ऐतिहासिक स्थान झूसी में। उसके पिता एक प्रसिद्ध अहिर थे। अहिर मतलब चरवाहे जाति के थे, वीर पुरुष थे। वो उनकी एक लौती बेटी थी, लेकिन माँ के जल्दी गुजर जाने के बाद वे माता ने उसे पाला और 5 साल की छोटी उम्र में उसके पिता ने उसका विवाह गांव के सबसे संपन्न गोपालक के परिवार में कर दिया। 5 साल की इतनी छोटी उम्र किसी की शादी करने की नहीं होती, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि समाज में लोग उन्हें कहें कि इन्होंने तो शास्त्र से भी आगे निकलकर अपनी बेटी की इतनी जल्दी शादी कर ली। तो 9 साल की उम्र में उसका गौना कर दिया गया, ससुराल भेज दी गई भक्तन। अब इसी बीच पिता को गंभीर बीमारी हो गई और वो मृत्यु की कगार पर थे। लेकिन विमाता ने ईर्ष्या और कटुता के कारण उसे बुलाने के लिए खबर तक नहीं भेजी। विमाता मतलब सौतेली माँ ने। और जब अंत में बुलाने की बात आई तो पिता का देहांत लगभग हो चुका था। तो वो अपने पिता से आखिरी बार मिल भी नहीं पाएगी, ऐसी दुविधा थी उसकी लाइफ में। ससुराल में सास ने उसे अचानक मायके जाने की अनुमति दी, साथ में कपड़े गहने पहनाकर भेजा। ये उसके लिए बहुत बड़ा अनुग्रह था। इस वजह से वो बहुत प्रसन्न हुई और जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हों। लेकिन जब वो गांव पहुंची तो लोगों की बातें, उनकी निगाहें देखकर उसे समझ में आ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो बहुत लेट पहुंची। सब कह रहे थे कि हाय लक्ष्मण अब आई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पिता तो अब रहे नहीं। शायद दाह संस्कार भी उन लोगों ने कर दिया था। और जो उसकी माँ थी उसका शिष्टाचार देखकर मतलब उसके लिए बहुत ही पीड़ा देने वाली बात थी। दुख और अपमान से टूटी हुई भक्तन बिना पानी पे ही उल्टे पांव ससुराल लौट गई। और वहां पहुंचकर उसने अपना मन का जो क्रोध था, अपनी पीड़ा थी, सास पर खरी खोटी सुनाकर पति पर गहने फेंक कर व्यक्त किया। ये तो उसके जीवन का पहला पड़ाव था। दूसरे पड़ाव में भी उस औरत के हिस्से में सुख से ज्यादा दुख ही आया। मतलब उसने जब गेहुए रंग और बटिया जैसी गोल मटोल चेहरे वाली पहली बेटी जैसी 2 और बेटियों को जन्मा तो सास और जेठानियों ने तिरस्कार के होठ बिचकाए। ये उनके हिसाब में स्वाभाविक था क्योंकि सास तो 3-3 कमाने वाले बेटों की माँ बनकर घर में पुरखिन के दर्जे पर बैठ चुकी थी और मचिया कहे तो चारपाई उस पर रानी की तरह विराजमान रहती थी। दोनों जेठानियां भी एक के बाद एक कौवे जैसे काले बेटों को जन्म देकर इसी पद की दावेदार बन गई थी। ऐसे माहौल में छोटी बहू उस पर दबाव ज्यादा आ जाता है। उसने बेटों की बजाय बेटियां जनकर जैसे परंपरागत एक लाइन चली आ रही थी उसको तोड़ दिया हो, इसलिए उसे सजा मिलना जरूरी हो गया। जेठानियां तो आराम से बैठकर गप्पे लड़ाती और उनके काले कलूटे लड़के घर में धूल उड़ाते भागते दौड़ते। उधर भक्तन अपने हिस्से का सिर झुकाकर काम करती रहती। उसकी नन्ही नन्ही छोटी बेटियां भी गोबर उठाती, घर का छोटा मोटा काम करती। खाने पीने में भी बड़ा फर्क था। जेठानियां अपने लिए तो बढ़िया भोजन का बंदोबस्त कर लेती, चावल के ऊपर मीठी सफेद राब डालती, फिर ऊपर से गाढ़ा दूध उड़ेलती और गुड़ के टुकड़े के साथ ठंडे मट्टे की कटोरी पीती। वहीं भक्तन की बेटियां गरीबों वाला खाना, चना और बाजरे की घुघरी। लेकिन इस पूरी दंड प्रणाली में एक बात साफ थी। भले ही बहू को खोटे सिक्के गढ़ने वाली कहकर नीचा दिखाया जाता छोटी वाली को, भक्तन को, पर उसके पति को अलग नहीं किया जा सकता था। आस पड़ोस की चुगली और रिश्तेदारों की बातें उसके पति के प्रेम को कम करने की जगह और भी गहरा कर देती थी।
देखो सबसे अलग बात क्या थी कि जेठानिया अक्सर अपने पतियों से डांट खाती, मार खाती, लेकिन भक्तन का पति उसे कभी छूता तक नहीं था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की अहमियत पता थी। उसे पता था कि ये बड़े घराने की बेटी है, मेहनती है, तेजस्वी है और अपने पति के लिए तन मन धन सबसे सच्ची है। यही वजह थी कि उसका पति उसे बहुत प्रेम करता था और उसी पति के बल पर भक्तन सबको अपने तरीके से अंगूठा दिखा दिखा कर चिढ़ाती थी। घर के बाहर का ज़्यादातर काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, बाग बगीचे सब कुछ उसके अनुभव के नीचे आता था। उसका ज्ञान बहुत ज़्यादा था इन सब चीज़ों में। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनती थे, किसी भी चीज़ को हाथ लगा दे सच में सोना बना दें। अब क्या होता है, बड़ी बेटी की शादी अच्छे ढंग से करने के बाद भक्तन पर बहुत बड़ा दुख आ गिरा कि सिर्फ 36 साल की एज में इसके पति की डेथ हो गई। उस वक्त इसकी उम्र करीब 29 साल की थी। लेकिन आज भी जब वो अपने पति को याद करती है, महादेवी वर्मा बताती है, तो उसे बुढ़ो कहकर पुकारती है। भक्तन सोचती है कि जब वो खुद बूढ़ी हो गई है तो क्या परमात्मा के पास जाकर उसका पति और बूढ़ा नहीं हुआ होगा? अगर वह उसे बुढ़ऊ ना कहे तो उसके लिए बड़ा अपमान होगा ये। पति की मृत्यु के बाद भी भक्तन ने घर और खेती बाड़ी का काम संभाल कर उसे बहुत उन्नत कर लिया। उसके हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस, फलों के लदे हुए पेड़ देखकर जेठ और जेठानिया लालच से जल उठते थे। वो चाहते थे कि भक्तन दूसरी शादी कर ले ताकि घर जमीन उनके हाथ लग जाए। लेकिन भक्तन जन से ही सीधी और सच्ची नहीं थी। उसका दिमाग बहुत तेज था। उसने उनकी चाल कभी स्वीकार नहीं की कि तुम लोग मुझे दूसरे घर भेजना चाहते हो और तुम्हारे हाथ में ये ज़मीन आ जाए। गुस्से में पैर पटकते हुए उसने साफ कह दिया, हम कोई कुत्ते बिल्ली नहीं हैं जो मन चाहे इधर घूम जाए उधर घूम जाए। अगर हमारा मन संतुष्ट है तो हम दूसरे के घर क्यों जाएंगे? तुम लोग चाहो तो हमारे पीछे छाती पर आग जलाकर बैठो, राज करो, लेकिन हम तुम्हारे कहने पर दूसरे घर नहीं जाएंगे, नहीं बसाएंगे अपना दूसरा घर। इस तरह भक्तन ने अपने ससुर, अपने दादा ससुर, अपने पुरखों की कमाई हुई जमीन जायदाद में जरा भी हिस्सा दूसरों को नहीं दिया। फर्मली वो अड़ी रही कि मैं नहीं दूंगी नहीं दूंगी। बल्कि उसने अपने पति के नाम पर कंठमाला धारण कर ली और अपने बाल भी भगवान को समर्पित कर दिए ताकि सबको पता चल जाए कि वो कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेगी। भविष्य सुरक्षित करने के लिए भक्तन ने अपनी दोनों बेटियों की शादी समय पर कर दी। बड़ी बेटी के दामाद को घर जमाई बना लिया ताकि घर और खेत खलिहान पर उसका हक रहे। इस तरह भक्तन ने जीवन का तीसरा अध्याय शुरू किया, जिसमें वो अकेले ही दृढ़ निश्चय से अपने पति की याद और उसकी छोड़ी हुई गृहस्थी को संभालने लगी। देखो, उसके दुर्भाग्य ने उसका पीछा अब तक नहीं छोड़ा था। जैसे उसकी किस्मत में दुख भरे हुए थे, उसकी बड़ी बेटी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही था। किशोरी से युवती होते उसकी बड़ी बेटी भी विधवा हो गई। भक्तन से कुछ लोग ऐसे थे जो अभी तक हार नहीं मान रहे थे, जैसे उसके जेठ और काकी। उनकी उम्मीद थी अपने जेठोतों से। जेठोत ने सोचा कि जैसे मान लो कि अगर भक्तन की बेटी की शादी अगर अपने ही साले तीतर उड़ाने वाले युवक से करवा दी जाए तो सारी ज़मीन और जायदाद उनके हाथ में आ जाएगी। लेकिन भक्तन की बेटी भी माँ की तरह समझदार थी। उसने उस वर को नापसंद कर दिया, कई सारे कारण देकर रिश्ता वहीं ख़त्म कर दिया। इसके बाद माँ और बेटी ने पूरी मेहनत की, अपनी संपत्ति संभालना शुरू कर दी। लेकिन वो लड़का और उसके समर्थक गांव वालों के साथ मिलकर किसी भी तरह रिश्ता पक्का करने की चाल सोचने लगे। एक दिन क्या हुआ, मौका पाकर वो आदमी बेटी की कोठरी में घुस गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसने अपने समर्थक गांव वालों को बुलाया, लेकिन ये थी तो अहिर युवती। डटकर सामना किया, खूब पिटाई कर दी उसकी। इसके बाद पंचायत बैठी। उस लड़के ने साफ कहा कि इस लड़की ने खुद मुझे बुलाया था, लेकिन लड़की बोली कि नहीं, मैंने नहीं बुलाया था। लेकिन पंचों ने कलयुग का दोष मानकर ऐसा निर्णय दिया कि दोनों एक कमरे से निकले तो पति पत्नी के रूप में दोनों को रहना होगा। एक अन्यायपूर्ण निर्णय था, ये मानना नहीं बनता था। भक्तन ने गुस्से में अपने नए दामाद को देखा। धीरे धीरे परिवार की दुश्मनी इतनी बढ़ती रही कि मेहनत से पाले हुए खेत खलियान, गाय भैंस, ये सब बर्बाद हो गए। हालत तो ये हो गई कि लगान भरना तक मुश्किल हो गया। एक बार लगान ना चुकाने पर जमींदार ने भक्तन को पूरे दिन धूप में खड़ा रखा था। ये अपमान भक्तन के लिए असहनीय था उस टाइम पर। अगले ही दिन भक्तन शहर कमाने के लिए निकल पड़ी। मोटी मैली धोती ओढ़े, सिर पर ढके, कान बाहर निकाले हुए, हर आहट सुनने को सतर्क होकर मेरे पास सेविका बनने के लिए चली आई। जब मैंने उसकी सादगी और भक्ति भावना देखी तो मुझे संदेह हुआ। मैंने पूछा, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? वो आत्मविश्वास से बोली, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं रोटी बना सकती हूँ, दाल पका सकती हूँ, भाजी सब्जी सब छौंक सकती हूँ, क्या चाहिए?
अगले दिन सुबह से ही उसने मेरा घर का काम संभाल लिया। जैसे उसने अपने रिचुअल्स फॉलो करना शुरू किए मेरे घर में, मैं समझ गई थी सेविका के साथ निभाना आसान नहीं होगा। मैं खुद तो खाना बनाने में माहिर थी और किसी के काम में गलती आसानी से पकड़ लेती थी, लेकिन भक्तन की आंखों में झलकते संकोच और नियम देखकर मुझे समझ में आ गया कि उसका चौका मेरे लिए लक्ष्मण रेखा की तरह है। मैंने चुपचाप अपनी किताब उठाई और अपने कमरे में जाकर लेट गई, ताकि चौके में बैठी हुई नई सेविका की मौजूदगी में भूल ना सकूं। जब खाने का समय आया तो मैंने अपने लिए पहले से तय की हुई जगह पर थाली रखी। भक्तन खुश होकर चेहरे पर गर्व के साथ संतोष भरी मुस्कान लिए मेरे पास फूलों वाली थाली लेकर एक उंगल मोटी काली चित्तीदार 4 रोटियां लेकर मेरे सामने रखी और टेढ़ा कर उस पर गाढ़ी दाल डाल दी। मेरा मन थोड़ा सा उदास हो गया, ये क्या बनाया है? तो वो घबरा गई। उसने समझाना शुरू किया, रोटियां ज़्यादा अच्छी तरीके से सेकने के चक्कर में थोड़ी सी सख्त हो गई, लेकिन वो बुरी नहीं है, सब्जी भी थी। इस तरह से भक्तन का महादेवी वर्मा के घर में एक नया फेज शुरू हुआ। दोस्तों, इस कहानी को मैं 2 पार्ट्स में कवर करूंगा। ये पार्ट फर्स्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी आधी समझ में आई है, आधी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट फर्स्ट समझ में आया होगा ढंग से। दोस्तों, आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।